सो आज के क्लास में जो है हम लोग थोड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं। ऐसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो राजनीति से हट के थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि वो सारा एक पॉलिटिकल स्पीच होता है, पॉलिटिकल ओपिनियन होता है। लेकिन वास्तव में संविधान में और इस तरीके से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से इलेक्शंस को जो है कंडक्ट करवाता है, इस पूरे प्रोसेस को जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बात आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो भैया, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ये किसी पार्टी का नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये बेसिकली क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट होता है उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल के एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि किसी पार्टी, किसी पार्लियामेंट या किसी सरकार के द्वारा नहीं बनाया होता है, बल्कि हमारा संविधान पहले से ही जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस टाइम पे इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में बनाया गया, जिसका मेन काम था कि पूरे देश का चुनाव करवाना। और चुनाव करवाना महज नहीं, बल्कि फ्री एंड फेयर तरीके से और पार्शियल तरीके से, न्यूट्रल तरीके से क्या करना, पूरे देश में चुनाव कराना। क्योंकि चुनाव के ऊपर ही क्या होता है, चुनाव के माध्यम से ही तो लोग क्या करते हैं, अपना वॉइस, अपना समर्थन देकर सरकार को चुनते हैं, अपनी इच्छा से सरकार को बनाते हैं। तो अगर उनका इच्छा में अगर फ्रॉड हो गया या घपला हो गया तो फिर किस बात का डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है, और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहां पे जनता, वहां के लोग, आम लोग क्या करते हैं, अपना वोट देकर, कीमती वोट देकर सरकार को अपनी इच्छा से चुनते हैं, सरकार को बनाते हैं और वो सरकार उनके लिए काम करती है। बट अगर वो वोट देते हैं लेकिन ईवीएम चोरी हो गया, कुछ इधर उधर हो गया, तो फिर ये सवाल उठता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। क्योंकि इनका काम ही होता है, इनका मेन रोल ही है देश में कि फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन को देश में करवाना, ताकि डेमोक्रेसी जो है अलाइव रहे, डेमोक्रेसी जो है बेहतर तरीके से क्या करे, परफॉर्म करे, जहां पे लोग पार्टिसिपेट करे फ्री एंड फेयर तरीके से, इलेक्शन निष्पक्ष तरीके से हो, और चुनाव के बाद जो है सरकार भी जो है निष्पक्ष तरीके से बनना चाहिए। इसके लिए काम करता है। तो ये एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और साथ ही साथ इसको कहा जाता है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसका मेन काम क्या है, ये एक इलेक्शन मशीनरी बॉडी है। इलेक्शन मशीनरी बॉडी मतलब इसका मेन काम होता है इलेक्शन रिलेटेड, यानी चुनाव करवाना जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हिंदी में कहते हैं भारतीय चुनाव आयोग। लेकिन आज भारतीय चुनाव आयोग को इतना ना गाली पड़ा है, इतना ना क्रिटिसाइज किया गया है ना, कि अब मतलब क्या बोलेंगे, उस तरीके का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मतलब हमारे देश में एक जो पहले इम्पार्शियल, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी था, आज कहीं ना कहीं उसके इमेज पे जो है थोड़ा बहुत धूल, थोड़ा बहुत जो है उसके ऊपर जो है दाग लगा हुआ है और लगाया गया है। अब कितना सच है कितना झूठ है वो तो बात की बात है। ये जो कुछ भी कहा जा रहा है तो लोग कहने का तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब पूरा का पूरा देश और आधा से ज्यादा जनता जब उसके ऊपर अविश्वास करने लगते हैं, विश्वास नहीं करता है, तो वो जो इंडिपेंडेंट और एक संवैधानिक संगठन होता है वो कहीं ना कहीं उसका जो इमेज है लोगों के मन में क्या होता है, जो पार्शियल होना चाहिए, जो इम्पार्शियल होना चाहिए, वो अब नहीं रहता है। चाहिए हो, फिर भी इस बार के इलेक्शन में, बंगाल के इलेक्शन में हम नहीं जाएंगे एसआईआर करवाया, क्या क्या करवाया, ठीक है, जो करवाया ठीक, बट हम इस बात से संतुष्ट हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि बंगाल जैसे स्टेट में इलेक्शन करवाना इजी नहीं है बाकी 27 स्टेट जैसे। इट इज अ वेरी टफ स्टेट वेयर कम्युनल वायलेंस, मतलब
एक इतिहास रहा है बंगाल का कि ऐसा कोई इलेक्शन नहीं हुआ है जहां पे मारकाट नहीं हुआ है, लोग मरे नहीं है, घर जला नहीं हुआ है, मर्डर नहीं हुआ है। ये तमाम वायलेंस वायलेंस मतलब बंगाल में इलेक्शन होना नहीं, इम्पार्शियल मतलब इम्पार्शियल तो छोड़ दो, फ्री एंड इंडिपेंडेंट तो छोड़ ही दो। कहीं पे बैलेट पेपर लूट लिया जाता है, कहीं पे ईवीएम को पानी में फेंक दिया जाता है, तालाब में तैर रहा है। हाँ, 2024 का इलेक्शन में बंगाल में अलग हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है लेकिन इस बार के इलेक्शन में हम देखें कि लाइक एक भी मर्डर नहीं सुनाई दिया और नहीं घटित हुआ, और उस तरीके का जो सांप्रदायिक दंगा जो हमेशा एक जो हिंसा बंगाल के चुनाव के इतिहास से जुड़ा हुआ है, वो इस बार के चुनाव में जो है नहीं दिखा। तो बहुत सारे एलिगेशन भी लगाए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, बहुत सारे लोग इधर के उधर के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना सारा डीजीपी को चेंज कर दिया, डीआईजी को चेंज कर दिया, यहां तक कि एक पुलिस स्टेशन का जो आईसी होता है, ओसी होता है, उन सबको भी चेंज कर दिया। थाना प्रभारी जो होता है उसको भी चेंज कर दिया। इवन बाहर से सेंट्रल फोर्स तो इतना लाएगा, हमेशा आता है, लेकिन इस बार तो सबसे ज्यादा आया। मार वो सब गाड़ी उड़ी दिख रहा था, पूरा मार एकदम रील भरा हुआ था, है ना, भौकाल। तो जो कुछ भी था चलो ठीक है, वो कितना भी बीएसएफ मंगाया, सीआईएसएफ मंगाया, सेंट्रल फोर्स मंगाया, सब कुछ उतार दिया, कुछ बचा हुआ नहीं था। कुछ लोग तो ये भी एलिगेशन लगा रहे थे कि दो ही चीज बचा हुआ है, वो आईएनएस विक्रांत उतार दो और एक तो राफेल उतार दो। सब तो आइए गया है, एक रो क्या छोड़े हैं, एक रो ला देते चुनाव में एटलीस्ट लोग चुनाव कोई भी जीते, कम से कम भारत का लोग राफेल के एक बार देखने का सौभाग्य तो मिलेगा, यही माने। तो जाइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर इतना एलिगेशन लगाया गया, बट वो एक अलग बात है, एक पॉलिटिकल एलिगेशन लगाया गया, वो हमेशा लगता रहता है। लेकिन ये जनता के मन में इस बात का बड़ा खुशी है कि भैया मारकाट नहीं हुआ, हम फ्री तरीके से फेयर तरीके से गए, जिसको मन उसको वोट देकर आए। दैट्स द इस तरीके से देखा जाए तो डेमोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेहतर काम किया है, लोगों की आवाज को दबने नहीं दिया है, लोग फ्री तरीके से फेयर होकर जाकर वोट दे पाए हैं, जो अपने आप में डेमोक्रेसी का जीत है। तो इसमें तो क्रेडिट जाना चाहिए भाई हमारे ज्ञानेश कुमार वाले, इनको लोग बहुत 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 एलिगेशन लगाया है, बट इस आधार पे जो है इनको क्रेडिट जाना चाहिए। बंगाल के इलेक्शन में भयमुक्त अगर चुनाव हुआ है, लोग घर से निकलकर अगर चुनाव दिए हैं अच्छे से, मारपीट नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, तो ईसीआई का सबसे बड़ा योगदान है। चलो अब बात करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 324 के बारे में बताया गया है। यानी भारतीय संविधान आर्टिकल 324 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका मेन काम होता है भारत में क्या करना, चुनाव करवाना। इसका मेन काम होता है सुपरवाइज करना, कंडक्ट करना और रेगुलेट करना। टू रेगुलेट, सुपरवाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शंस इन इंडिया। भारत में चुनाव को सही तरीके से और निष्पक्ष तरीके से पूरे देश में करवाना सबसे बड़ा चुनौती होता है, सबसे बड़ा काम किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अब देखो, देश में चुनाव करवाना हम लोग को लगता है क्या है चुनाव करवाना, अरे भाई बहुत टफ होता है। टफ क्यों होता है, क्योंकि आप चुनाव किसका कर रहे हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 324 में लिखा गया इसके बारे में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 4 तरीके का इलेक्शन करवाएगा। सोचो, 4 तरीके का इलेक्शन करवाता है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहला इलेक्शन करवाता है, इसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी प्रेसिडेंट का करवाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यानी हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव भी कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब तुम ही सोचो, राष्ट्रपति क्या होते हैं, हमारे देश के सबसे संवैधानिक हेड होते हैं, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया। देश का राष्ट्रपति का पद सबसे सर्वोच्च पद होता है हमारे देश में, इसके ऊपर किसी और व्यक्ति नहीं होता है। उस पोस्ट का इलेक्शन करवाना,
दूसरा पोस्ट होता है वाइस प्रेसिडेंशियल। वाइस प्रेसिडेंशियल मतलब समझती हो? वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी करवाने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसको कहते हैं उपराष्ट्रपति। यहां की इवन दूसरा पार्लियामेंट्री इलेक्शन करवाना। क्या करवाना? पार्लियामेंट्री इलेक्शन। अब ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन क्या होता है? पार्लियामेंट्री इलेक्शन को कहा जाता है कौन नाम से? जनरल इलेक्शन। क्या कहा जाता है? जनरल इलेक्शन भी कहा जाता है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन बोलो, जनरल इलेक्शन बोलो। पार्लियामेंट्री इलेक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे लोग सेंट्रल गवर्नमेंट यानी लोग एमपी को चुनता है, अपने एरिया का एमपी को चुनता है, जो जाके केंद्र सरकार बनाता है। केंद्र में मोदी जी 2024 में हुआ था, अब 2029 में होगा। तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन का मतलब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, एमपी सेंटर के लिए होता है, केंद्र सरकार के बनाने के लिए होता है। चौथा क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, यानी हर एक स्टेट का इलेक्शन करवाना का भी जिम्मेवारी जो है वो किसके पास था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इसी में तो आते हैं हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, यानी स्टेट इलेक्शन। शुद्ध भाषा में इसको कहा जाए स्टेट इलेक्शन। जनरल असेंबली ऑफ जनरल इलेक्शन फॉर वेस्ट बंगाल, ये जो अभी इस टाइम चला 2026 में। तो ये तो स्टेट का इलेक्शन था, यानी सारा स्टेट का 2800 स्टेट का, सोच लो यहां से देखो 2800 स्टेट का चुनाव करवाता है वो। 2800 स्टेट का सरकार जो बनता है, एमएलए का चुनाव करवाता है। इस बार तो हम लोग का क्या था? एमएलए का था ना, जो मिलकर क्या बनाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे, जिसमें बीजेपी जीत गया है ना। जीता नहीं, प्रचंड बहुमत लाया, 207 सीट लाया है ना। मतलब इमेजिन नहीं कोई कर सकता है, उतना सीट लाया है। सो यहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये 4 इलेक्शन करवाता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। ये 4 इलेक्शन जो है करवाने का जिम्मेवारी किसको है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक इलेक्शन में राष्ट्रपति को चुनता है, एक इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट को बनाता है, एक इलेक्शन में एमपी को बनाता है, उसी से प्राइम मिनिस्टर आता है, सोचो। और एक इलेक्शन में एमएलए चुनता है, उसी से चीफ मिनिस्टर बनता है। तो सीएम आई देखो ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, एक से बड़ा कोई पोस्ट होता है? इससे कोई पावरफुल पोस्ट होता है ना क्या भारत में? कोई नहीं है। राष्ट्रपति सबसे ऊपर, दूसरा पद वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा पद पीएम और चौथा पद सीएम। यही चारों के लिए तो सब मरता है। ऊपर का छोड़ो दो, बट पीएम सीएम तो सबके लिए है। अगर स्टेट में वो राजनीति करता है तो उसकी इच्छा होता है कहियो सीएम बन जाए, और फिर स्टेट में राजनीति कर लेता है, 10 15 20 25 साल शासन कर लेता है, तो मन करता है कि भाई राज्य खेल लिया, अब देश खेलना है, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर बनता है ना। ये तो 4 इलेक्शन होता है, पीएम और सीएम। आज जो सीएम रहेगा बहुत अच्छा काम करेगा, लोग और सारे स्टेट के लोग मांगेंगे देश का, अगर देश का सबसे फेवरेट, देश का सबसे काम करने वाला अगर लीडर रहेंगे तो हो सकता है कि वो नेशनल लेवल पे भी जो है लोग उनको पसंद करें, चुनाव में लोग उनका जिताए, और वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मोदी जी जब बन सकते हैं तो कोई भी बन सकता है ना। चलो आगे। अच्छा, ये समझना है ये 4 तरीके का इलेक्शन कौन करवाता है, आप समझते हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसका मेन काम होता है ये 4 इलेक्शन करवाना, ये कैसे काम करता है? तो देखो, इसका हम सबसे पहले बताते हैं कॉम्पोजिशन, ये बनता कैसे है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये बनता कैसे, हाउ इट फॉर्म्ड। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय चुनाव आयोग का जो निर्माण है, जो गठन है, वो गठन कैसे होता है? चलो इसको गठन कर देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन 1950 यानी देश के आजादी के बाद से 1950 से लेके सिंस इंडिपेंडेंस टू 1988, है ना, 1950 से लेके 1988 तक ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक सिंगल बॉडी था, यानी सिंगल पर्सन लीड करता था, इसलिए इसको कहा जाता था सिंगल बॉडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द सिंगल हेडेड या सिंगल बॉडी
टिल 1988, यानी आजादी से 1988 तक भारतीय चुनाव आयोग केवल एक ही व्यक्ति वहां पे होता था जो पूरा इलेक्शन करवाता था, एक व्यक्ति, ओनली सिंगल पर्सन, इसीलिए उसको कहा जाता था सिंगल बॉडी। कब से कब तक? आजादी से लेके 1988 तक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? खेला हो गया। खेला हो गया मतलब ऐसा खेला हो गया, हुआ ये कि 1988 तक जो वोट हम लोग के देश में होता था, तो वोटिंग होता था 21 साल के एज पे। जिनका उम्र 21 साल होता था वो वोट दे सकते थे। लेकिन साल आया 61st अमेंडमेंट एक्ट आया। कब आया ये? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में आया, और 1988 में ये एक्ट लाया पार्लियामेंट में, और लाकर जो है रिड्यूस द एज फ्रॉम 21 to 18। और हम लोग इसी दिन माने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या माने? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है जिस भारतीय नागरिक का उम्र 18 साल हो गया है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है ना। और इसी सिस्टम को कहा जाता है जहां पे 18 प्लस के बाद ही सब वोट देने लगते हैं, उसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम। और इस सिस्टम को हमारे संविधान में जोड़ा गया 326 आर्टिकल। 326 आर्टिकल, 326वां जो अनुच्छेद है भारत के संविधान में, जो इजाजत देता है भारत के नागरिकों को कि जो नागरिक भारत के 18 साल से ज्यादा वाले उम्र हैं उनको वोट देने का वोटिंग राइट्स मिल जाएगा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि राइट टू वोट या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो इसके बारे में आर्टिकल 326 के बारे में जो है हम लोग को पता चलता है। तो अब देखो, तो 1989 में क्या होता है? ये लागू होता है। 1989 में लागू होता है, और तब क्या होता है? अब सिंपल बात है, पहले 21 था, अब 18 साल हो गया, उम्र घटा दिया गया। तो घट गया तो संख्या तो ज्यादा बढ़ गया वोटर्स का। तो अब क्या होगा? काम भी तो बढ़ गया। अगर क्या है, पहले 21 साल पे वोट देते थे, अब 18 साल पे, तो अब तो 18 वाले ही दे सकते थे। तो अब तो क्या हो गया? वोटर्स बढ़ गए। तो जितना वोटर्स बढ़ गए उतना ज्यादा क्या है? वर्कलोड भी बढ़ गया, उतना ज्यादा इलेक्शन कमीशन का क्या होता है? माथा दर्द भी बढ़ गया, काम भी बढ़ गया, बर्डन भी बढ़ गया। अब उस बर्डन को एक व्यक्ति नहीं संभाल सकता जो ऑलरेडी पहले सिंगल बॉडी था। तो 1989 के बाद 18 उम्र हो जाने के बाद जब बर्डन आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, तो ये जो सिंगल बॉडी था इसको हटाकर यहां पे मल्टी बॉडी बना दिया गया। मल्टी बॉडी पहले क्या था? एक ही व्यक्ति था जो चलाता था। अब 2 न्यू मेंबर को इसमें ज्वाइन किया गया। टोटल मिलके कितना हो गया? टोटल 3, एंड दिस इज कॉल्ड मल्टी बॉडी। तो सिंस 1989 टू टिल द डेट, यानी 1989 से लेके 2026 चल रहा अब तक, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जब भी देखोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो 3 लोग बैठे रहेंगे, एक इधर, एक बीच में सीसी और एक इधर। ये तीनों ही मिलकर बनता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब 3 लोग से बनता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और यही लोग पूरा भारत में चुनाव वगैरह देखते हैं, करवाते हैं, सब कुछ करते हैं। यानी इन्हीं लोग के ऊपर टिका हुआ है डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पीपल। कितना अच्छा से लोग वोट कर पाएंगे, दे पाएंगे, ये डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल पे कि ये कितना अच्छा अरेंजमेंट कर पाते हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर दे पाते हैं। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे गर्मा गर्मी तेज रहता है, तापमान बढ़ जाता है, उस टाइम पे एटमॉस्फेयर को शांत करवाना बड़ा चैलेंजेबल होता है। तो यहां पे समझिए मल्टी बॉडी हो गया। तो अगर कोई पूछे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने लोग हैं, तो टोटल 3 हैं। आज भी कितना है? 3। उसमें से जो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे जो एक्सपीरियंस होता है उसको कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी जो होते हैं उनको कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। ये तीनों को लेकर बनता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
तो हमारे अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? गायनेश कुमार। सबसे चर्चित नाम है हमारे देश में। क्यों? इनको चर्चा में पहले के जो सीएसी ज्ञानेश कुमार, तो ज्ञानेश कुमार जो है वो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेड है, लीड कर रहे हैं। लीड करने का कारण है क्योंकि वो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, थोड़ा ओल्ड है, ज्यादा दिन तक काम कर लिए हैं। अब बात आता है कि इतना लोकप्रिय क्यों है? इनके पहले भी तो इलेक्शन हुआ था, ऐसा थोड़ी है। उनके पहले भी तो सीसी थे, लेकिन उस समय उतना नहीं हुआ क्योंकि इनका चुनाव इनको जो सेलेक्ट किया गया, जिस आधार पे, जिस मेथड से इनका सिलेक्शन हुआ, वो बड़ा ही क्या था ना, मतलब पार्शियल था, न्यूट्रल नहीं था। और इसके ऊपर भी बवाल हुआ, राहुल गांधी, ऑपोजिशन सब बवाल किया। राहुल गांधी सबसे ज्यादा फेमस किया अगर ज्ञानेश कुमार को कोई, तो राहुल गांधी है ना। मतलब इतना ना वोट चोर है ना, वोट चोर, ई चोर, ऊ चोर। और उसके बाद फिर क्या हुआ? बिहार में कांड हुआ, एसआईआर आने के बाद ये और फेमस हो गए। उसके बाद बंगाल में ममता बनर्जी पूरा बोलने लगी, फिर उसके बाद उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी भी बोलने लगे। तो ये क्या हो गया ना कि लोगों के मन में समा गए, एक गायनेश कुमार कौन है भाई? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पहले इंसान को याद करना पड़ता है गूगल में सर्च के, आज क्या सभी को ऐसे भी याद है। पहले हम पढ़ाते थे तो कोई जानता नहीं था, इसके पहले भी राजीव कुमार थे, उनके बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन ज्ञानेश कुमार को सब जानते हैं। सिंपल है, समझ में आगे बढ़ते हैं। तो तीन लोग मिलके बनता है एक, जो सबसे तीनों में जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, ज्यादा दिन तक जो काम कर लेते हैं, वो बन जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो फिर ये हटेंगे तो इनसे जो ज्यादा, मतलब इनके बाद जो सबसे एक्सपीरियंस होगा, है ना, वो बन जाएगा क्या? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हाँ, मतलब इनके बाद कोई जो सीनियर होगा वो बनेगा, इनके बाद ये बनेंगे, फिर नया आएंगे तो धीरे धीरे वो भी सीख जाएगा, फिर बनेगा वो भी। सबका बन रहा है एक लाइन से, सबका, उससे मतलब नहीं है, जो यहाँ पे ऑलरेडी है वही बनेगा। हाँ हाँ हाँ, वहां पे जो काम कर चुका है, यहां तक समझना है। कॉम्पोजिशन, अब कॉम्पोजिशन के अलावा समझते हैं कि ये तो बन तो गया, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? देखो एक और बात, ये जो तीनों व्यक्ति जो होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, जिनको चुनाव आयोग के जो तीन सदस्य होते हैं, जिनको कहा जाता है इलेक्शन कमिश्नर्स, तो ये जो तीनों कमिश्नर्स होते हैं, इनका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, प्रेसिडेंट। यानी all the chief election commissioners are appointed by the president। अब प्रेसिडेंट क्या करते हैं? इनको अपॉइंट करते हैं, इनके पद का शपथ दिलाते हैं। यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो लोग आते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते हैं। अपॉइंटमेंट मतलब क्या होता है? उनको बनाया गया, नियुक्त किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई चुनाव लड़के आ रहा है, नहीं, अपॉइंटेड है। इसलिए लोग बोलते हैं यू आर अपॉइंटेड, वी आर इलेक्टेड। वी आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यू आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, यू आर इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अंडरस्टैंड? तब नहीं क्या बोल लेता है लोग, है ना, जनता से चुन के आए हैं, मेरिट के आधार पे आए हैं, जनता समर्थन दिया तब आए हैं। तो ये लोग भी बोलता है पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं इनको नियुक्त करते हैं। अब बात आता है कि कौन बनेगा, ये कैसे सिलेक्ट किया जाता है? तो इसका एक कमेटी है, इस कमेटी का नाम क्या है? सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन कमिटी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। यानी एक अपॉइंटमेंट और एक सिलेक्शन कमिटी है, एक कमिटी है सिलेक्शन कमिटी, जो क्या करता है, कौन बनेगा न्यू, रिटायर हो जाने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं। इसमें तीन लोग आते हैं, कितने लोग? तीन लोग। इस कमेटी में तीन मेंबर है। ये पैनल है, जो पैनल क्या करता है, नाम सेलेक्ट करता है कि कौन बनेंगे, है ना। तो ये पैनल में जो है तीन व्यक्ति होते हैं। एक होता है एलओपी। एलओपी मतलब क्या होता है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यानी जो विपक्ष दल का जो नेता होता है। जैसे अभी हमारे संसद में विपक्षी दल का नेता कौन है? राहुल गांधी, एलओपी, है ना। दूसरा पे कौन होते थे?
प्राइम मिनिस्टर, और तीसरा पे होते थे सीजीआई। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, ये हम कब का कहानी बता रहे हैं? ये कहानी हम बता रहे हैं 2023 के पहले तक। इस कमेटी में जो कमेटी सेलेक्ट करता था कि कौन बनेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, कौन जाएगा, ये 3 लोग के द्वारा बहुमत से होता था। बहुमत मतलब 2/3। 2/3 मतलब 3 में से 2 लोग जिसके ऊपर नाम पे मुहर लगाएंगे वो बन जाएगा इलेक्शन कमीशन की कमिश्नर्स। तो पहले 2023 में ऐसा सिस्टम था। एक एलओपी होता था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दूसरे पार्टी का। एक प्राइम मिनिस्टर होते थे, देश के प्रधानमंत्री होते थे, और एक होते थे सीजीआई। सीजीआई का मतलब जो चीफ जस्टिस है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे हायर जो जस्टिस है वो। तो इस तरीके से क्या होता, न्यूट्रल होता था। देखो यहाँ पे चीफ जस्टिस एक जुडिशियरी फील्ड से आ रहे हैं, ये दोनों एक पॉलिटिशियंस है, बट एक क्या जुडिशियरी है। तो दोनों तीनों बात करके जो है, जिसके ऊपर जिन 3 लोगों का नाम पे ये लोग क्या करते हैं, मुहर लगाते थे, वही लोग अपॉइंट हो जाता था इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। लेकिन खेला हो गया। खेला कैसे हुआ? खेला 2023 में हुआ। इस कमेटी में जो पहले 3 लोग थे, इनमें एक लोग को हटा दिया गया। यानी एलओपी था, प्राइम मिनिस्टर था, अब बीजेपी गवर्नमेंट कहा चीफ जस्टिस काहे होंगे यहाँ पे? सरकार ना तय करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंबर कौन होगा। और जुडिशियरी क्या है? वो तो एक जुडिशियरी बॉडी है, तो जनता ना तय करेगा। तो बोला गया इसमें सीजीआई को आउट कर दिया गया यहां से, पैनल से, और एक नया नाम यहां पे जोड़ा गया। बोला गया एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा। अच्छा, कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री का अपना आदमी, यानी पहले 2/3 से होता था, 3 में से 2 लोग जिसके ऊपर नाम सेलेक्ट करते थे। अब तो यहाँ पे फिर राहुल गांधी बोला हम जइबे नहीं करेंगे। राहुल गांधी बोला हमरा जाके क्या फायदा है फॉर्मेलिटी के लिए, जब हमको पता है कि तुम लोग जो सिलेक्ट करोगे वही बनेंगे, तो मेरा काम क्या है? तो एलओपी बट क्या करे, एलओपी गया वहां पे, फिर वहां बोला वो लोग जैसा बोला हम लोग, बस मेरे से तो कोई पूछा ही नहीं, हम पूछ के भी हम क्या कर लेंगे। नाउ खेला यहां पे हुआ, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बदनाम हो गया। इसलिए पहले किसी का हिम्मत नहीं होता था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कह दे कुछ ऐसे, बट आज कह दे रहा है। इसका मेन कारण यहां से शुरू होता है। इसलिए बोल रहा है बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। बीजेपी मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब बीजेपी। दैट्स द ट्रुथ। इसलिए जो है इतना ज्यादा हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके इतना ज्यादा बवाल मचाया हुआ है। अब जाइए, आप समझ में आया? अच्छा, जिन लोगों का 3 नाम सेलेक्ट करके दिया गया, राष्ट्रपति चुपचाप से अपॉइंट करते हैं। अंडरस्टैंड? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो 3 लोग आए, तो ये किस आधार पर तय किया जाता था, क्या किया जाता है कि ये नाम जो आता है रेफरेंस में कि इन लोग को अपॉइंट कर दो, तो कौन लोग होते हैं जो लोग अपॉइंटेड होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स? कौन होते हैं जो चुनाव करवाने का जिम्मा लेते हैं, है ना, जो चुनाव आयोग का सदस्य बनते हैं, है ना? तो देखो क्वालिफिकेशन, पहला क्वालिफिकेशन, वही व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर्स बनता है जो भारत का नागरिक होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब भारत का नागरिक ही केवल ये बन सकता है। दूसरा क्वालिफिकेशन, भारत का नागरिक तो सब है, हम हैं तो काम बन जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अब सिंपल बात है, सिटीजन ऑफ इंडिया एक होता है। दूसरा यहां पे बोला गया मेनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो लोग बैठते हैं वो लोग कहां से जाते हैं? वो लोग जाते हैं सिविल सर्विस से। सिविल सर्विस का मतलब क्या होता है? आईएएस नहीं तो आईपीएस। यानी जो आईएएस आईपीएस बहुत दिन तक काम कर लिया, रिटायर हो गया, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ऑनेस्ट है, बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, कभी चीट कभी कुछ नहीं लिया घूस, बड़ा साफ सुथरा कैरेक्टर है, अच्छा काम है, ब्रिलियंट है, तो वैसे लोग को चुना जाता है, ईमानदार लोग को, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बैठ के ईमानदारी से देश में क्या कर सके? चुनाव करवा सके। अब देखो आईएएस आईपीएस, और दूसरा यहां पे कौन आते हैं इसमें? जजेस एंड एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। या तो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं, या तो, बट सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत कम ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
के इलेक्शन कमिश्नर्स बनते हैं। ज्यादातर हम आज जितना भी हम पढ़े हैं और जितना भी हम देखे हैं वो ज्यादातर एक्चुअली कहां से जा रहा है, और आईपीएस। बहुत रेयर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो लोग बन रहा है, या तो सुप्रीम कोर्ट के जज का क्वालिफिकेशन होना चाहिए या तो कोई अच्छा आईएएस आईपीएस सर्विस में रहा होगा, बट इंटेलिजेंट ऑनेस्ट होना चाहिए। ना ऑनेस्ट है पता नहीं हमको, बट हम तुमको बताए क्वालिफिकेशन। समझ में योग्यता क्या है? यहाँ पे 10 प्लस, यहाँ पे दरोगा बनने के लिए योग्यता चाहिए, है ना। प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए पूछता है 10 प्लस हो, हाँ पूछता है, तो योग्यता तो हर जगह चाहिए होता है ना, बिना योग्यता का कैसे दे। अच्छा, क्वालिफिकेशन के बाद क्या होता है? टेन्यूअर, यानी जो लोग अपॉइंट हुए वो कितने दिन तक अपने पद पर रहते हैं, कितने दिन तक अपने पद पर काम करते हैं। देखो ध्यान दोगे इसमें 6 और 65 ईयर। अब देखो यहां पे बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं 6 और 65 ईयर। अगर तुम किसी भी उम्र में अपॉइंट हुए, लेकिन अपॉइंट होने के बाद तुम्हारा 65 हो गया तो तुम रिटायर हो जाओगे, मैटर नहीं करता है कि 6 साल हुआ कि नहीं। लेकिन अगर तुम अपॉइंट हो गए 52 साल में तो तुम्हारा उस समय क्या गिनाएगा? 6 साल। आइदर 6 ईयर आप होल्ड करोगे ऑफिस, आइदर 65 तक हो जाने तक होल्ड करोगे। लेकिन अगर 6 साल हो गया 65 नहीं हुआ तब भी रिटायर, और आप अपॉइंटेड ही हुए 62 में तो 65 हो गया तो रिटायर, मतलब नहीं है 6 साल का। समझ में हम क्या बताएं? तो यहाँ पे 6 और 65 पाएगा, कोई भी पहले होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। क्लियर हुआ? यानी 65 से ज्यादा वाले को नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? एक कारण है, जेन्युइन कारण है। 65 के बाद लोग क्या हो जाते हैं? बूढ़े हो जाते हैं। अब बूढ़ा हो जाने के बाद क्या होता है? थोड़ा दिमाग काम नहीं करने लगता है, कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है। ये वाला बड़ा मेहनत वाला काम है भैया, इसमें थोड़ा गलती हुआ तो समझे आप पूरा इतिहास पूरा बर्बाद हो जाएगा देश। तो इसलिए जो है इन पदों पे रिस्क नहीं लिया जाता है। क्लियर? तो समझ में आएगी नहीं बताओ। अब आते हैं पैसा, सैलरी। सैलरी वेतन, बिना वेतन का काम होता ना क्या? बधुआ मजदूर है ना क्या? देखो सैलरी, सैलरी कितना मिलता है इन लोग को? सैलरी लोग का गजब मिलता है, ठीक ठाक मिलता है, इतना मिलता है कि काम हो जाएगा, इतना हम लोग को मिल जाएगा तो बस। सैलरी, सैलरी कितना होता है इन लोग का? सैलरी होता है, सैलरी इज इक्वली एंड इक्वली इक्विवेलेंट टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सिंपल बात है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कितना मिलता है? 2.50 लाख। सिमिलरली क्या मिलता है? 2,50,000 रुपया मिलता है। कम तो नहीं बोलेंगे भाई, 2,50,000 इज ठीक है। अरे भाई 2,50,000 तो खाली सैलरी मिलता है, बाकी घर फ्री, रेसिडेंस फ्री, कार फ्री, मेडिकल फ्री, सब फ्री, 24/7 आवर टेलीफोन फ्री। हर कहीं भी जाओगे तो सरकार पैसा देगा, तो सरकार का सब रहेगा, है ना। तो 2.50 लाख, 2,50,000 रुपये मिलता है महीना, और बाकी सब घर और बाड़ी वाड़ी मिलता है। ठीक है ना, बेहतर है। अच्छा, लेकिन एक और चीज है यहाँ पे, रिन्यूअल। ले लो, कोई भी जो है सोचेगा कि हम एक बार अपॉइंट हो गए तो जो मन में आएंगे वो करेंगे, ऐसा ना हो। यू आर अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सो नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात सबको समझना पड़ता है, समझ लेना होता है, वरना फिर दिक्कत होता है। रिमूवल, इनको हटाने का दो ही तरीका है। इनको हटाने, इनको किस आधार पर हटाया जाता है? दो, इनकैपेसिटी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसा हटाया जाता है, सेम द सेम प्रोसीजर एप्लीकेबल इन द केस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। क्या होता है? या तो आप इनकैपेसिटी हो, इनकैपेसिटी मतलब इनकैपेबल हो, मतलब समझो कि आपका क्या है, लाइक बीमार पड़ गए हो, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, बोल रहा है क सुनाई दे रहा है ख, ऐसा है, थोड़ा कम सुन पा रहे हो, तो ऐसा इजी हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके ऊपर आपको हटाया जा सकता है ना। दूसरा क्या होता है? ग्राउंड्स मिसबिहेवियर। अगर धांधली करते हुए पकड़ा गए,
अगर साबित हो गया, खाली एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता है। देखो, बड़े इंसान पे हर व्यक्ति, हर छोटा इंसान एलिगेशन लगाता है, बट वो एलिगेशन के पीछे तर्क भी तो होना चाहिए, सच्चाई भी तो होना चाहिए, प्रूफ तो होना चाहिए ना। बिना एलिगेशन तो सभी लगा देते। तो मिसबिहेवियर, when you does something, या when you are doing something against the constitution, जब आप संविधान के अगेंस्ट कुछ काम करते हो तो उस टाइम पे आपको हटाया जा सकता है। और हटाने का विधि है कि इम्पीचमेंट। क्या होता है? इम्पीचमेंट। अभी बात हुआ था इम्पीचमेंट लाएंगे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, सब एग्री कर दिया था, पूरा कांग्रेस भी एग्री हो गया था, तृणमूल कांग्रेस भी एग्री हो गया था, पूरा लाने का प्रचार था। लेकिन फिर हुआ कोई फायदा नहीं होगा लाके। क्या है, हमारा पास 2/3 मेजोरिटी ना है भाई। हटाने के लिए कितना मेजोरिटी चाहिए? 2/3। 2/3 रहता तो हम सरकार में ना होते, है ना। अच्छा, मजा वाला बात क्या आज के टाइम पे हमारे देश में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो सरकार है बीजेपी ना, ओकरा पास 2/3 है, और ना जो ऑपोजिशन है ना, ओकरा पास 2/3 है। तो दिक्कत ऐसा क्या है कि ऑपोजिशन अगर चाहे, मान लो सरकार चाहेगा कि कोई बिल हम अमेंडमेंट करवा दे, तो ऑपोजिशन के बिना सहारा लिए आप नहीं करवा सकते हो। और ऑपोजिशन चाहे कि कितना बड़ा पोस्ट पे किसी को हटा दे, ला तो सकते हो वहां भी हो, लेकिन पास नहीं होगा। अब तब तक पास नहीं हो जब तक सरकार उसको सपोर्ट ना करे। अब सरकार का ये सपोर्ट करेगा, सरकार खुद अपॉइंट किया उसको, है ना। अब हटा देगा तो समझ में आएगा सरकार तो जेल था। तो कई दफा क्या होता है ना कि आप जब भी एक्शन लेते हो तो लोग समझ जाते हो तुम ही कियो, इससे हमें अपना होने दो रहा है, ठीक है ना। उस टाइम पे कई दफा क्या होता है ना कि ना सामने वाले खराब होते हैं, ना आप खराब होते हो, खराब बस होता है समय। उस टाइम पे आप कुछ भी करोगे आप खराब हो जाओगे, जैसे आज के टाइम पे। अब ममता बनर्जी जो बात यहाँ पे कह रही है अभी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को जाने नहीं दिया जा रहा था, मेरे को लाइक पैर से मारा गया, ये तमाम बातें लगा रही है एलिगेशन। कितना सच है कितना झूठ है वो हम नहीं जानते हैं, है ना, हम नहीं जानते हैं। लेकिन बात ये है कि हार जाने के बाद ना लोग आपके बातों को मजाक ले लेते हैं, लोग आपके बातों को उतना सीरियस नहीं लेते हैं। फिर हम भी सोचते हैं भाई चीफ मिनिस्टर को कोई ऐसे कर दे, इतना हिम्मत नहीं है किसी का, है ना। तो जाई हो जो भी हो, सो एक चीज यहाँ पे होता है कि ठीक है जो भी है, जब आप हार जाते हो ना तो वो भी कुछ बोलने लगते हैं जो आपके बराबरी के नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उससे तो हार में कुछ बोल नहीं सकते। अगला बार जब आएंगे तो आने के बाद जवाब देना नहीं पड़ेगा, जवाब मिल जाएगा। सो कई दफा जब अपना टाइम ना आए तो उस टाइम पे चुप रहना बहुत जरूरी होता है। जब समय आएगा तो अपना दौर आएगा तो फिर कौन सब आपको ही पूछता है कि नहीं हुआ। तो ये पूरा का पूरा क्या है हम लोग का एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक दो काम बता दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन काम होता है चुनाव करवाना। अब वो चुनाव करवाने के लिए क्या करता है, ये जो हम लोग देखते हैं ना स्लिप आता है चुनाव के पहले घर घर में, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्टोरल रोल। इलेक्शन के भाषा में क्या कहते हैं, इलेक्टोरल रोल, और अपना भाषा में क्या कहते हैं, मतदान सूची। अपना हिंदी वाला भाषा में वोटर कार्ड है, हाँ आ गई, है ना, मतदान सूची। तो ये बनाने का काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। सुनो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल। कैसे प्रिपेयर करता है, कौन वोटर्स, कौन इलिजिबल वोटर्स है, न्यू वोटर्स कौन है, जो वोटर्स थे पहले लेकिन उनका डेथ हो गया अब नहीं है तो उनको काटो नाम, है ना, जो डिस्क्वालीफाइड उनको डिस्क्वालीफाइड करो। ये पूरा प्रिपेयर करने का काम होता है किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम होता है, उसका ही अपना काम होता है कि किसी स्टेट में इलेक्शन करवाना है तो उसका टाइम, डेट और शेड्यूल, यानी कब होगा डेट फिक्स करना, और शेड्यूल का मतलब होता है कि कितना पार्ट में तुम इलेक्शन वहां पे करवाओगे। जैसे वेस्ट बंगाल में इस बार 2 चरण में इलेक्शन था, एक था 23 तारीख को, एक था 29 तारीख को।
और उसी दिन, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहीं का डेट घोषित करता है इलेक्शन का, तो उसी दिन क्या होता है, वो बता देता है कब कब होगा और कितने शेड्यूल में होगा। जैसे वेस्ट बंगाल में बताया गया 23 तारीख को होगा और 29 तारीख को होगा, 2 फेज में। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देता है कि रिजल्ट कब आएगा, तो उसी दिन बता दिया 4 तारीख को। सबका इंतजार था 4 तारीख हो गया। अब ये एक काम था। अच्छा, जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और इलेक्शन का डेट घोषित कर देता है, वहीं से लग जाता है देश में क्या, उस स्टेट में लग जाता है एमसीसी। अरे क्या होता है, बड़ा खास लॉ है, इसको कहते हैं मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहीं पे इलेक्शन का घोषणा कर देता है, तो उस टाइम पे जिस स्टेट में अगर करवाता है, सपोज दैट स्टेट इलेक्शन करवा रहा है, तो उस पूरे स्टेट में उसी दिन से सारा पावर किसके हाथ में आ जाता है, वहां का सारा पावर आ जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। चीफ मिनिस्टर का सारा पावर छीन लिया जाता है ममता बनर्जी के पास। जब से इलेक्शन घोषित हुआ कुछ पावर ही नहीं है, अब तो छोड़ ही दो। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारा वहां के स्टेट का कंट्रोल कर लेता है। अब स्टेट में जो कुछ भी होगा फिर सब करेगा कौन, इलेक्शन कमीशन। क्यों करता है, ताकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से, क्योंकि उस टाइम पे जो सरकार होता है उनका थोड़ा भोलभाला होता है ना, ये होता है प्रशासन पे थोड़ा ये होता है टाइट। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो 3 वो इंसान है, कहां कहां देख रेख करेगा, कितना भागेगा, इतना बड़ा स्टेट का इलेक्शन करवाना है, पूरा देश में इलेक्शन करवाना होता है, तो उस टाइम तो वो इंसान कहां से लाएगा, इंसान कहीं और जाना होता है, ये इंसान होता है। लेकिन उस समय इसको कोई और चलाता था, इलेक्शन के टाइम पे कोई और चलाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चलाता है। और जिस दिन इलेक्शन का डेट घोषित होता है उसी दिन एमसीसी लग जाता है। एमसीसी मतलब इलेक्शन लॉ, और ये तब तक चलता रहता है जब तक रिजल्ट ना आ जाए, है ना, जब तक रिजल्ट ना आ जाए। अच्छा, रिजल्ट के दिन तक भी एमसीसी चलता रहता है, 4 तारीख को भी डेट था, इसीलिए कोई जुलूस नहीं निकाला, सख्त मना था, कोई भी बड़ा जुलूस नहीं निकाला जाएगा, शोभा यात्रा 4 तारीख को। क्यों, ताकि शांति बनाए रखा जाए, लॉ था। अगर कोई इस लॉ का उल्लंघन करता और मिल गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तुम जीत गए हो, तुम्हारा बर्खास्त कर देगा। दैट इज द पावर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पूरे इलेक्शन के दौरान बहुत पावर होता है, उस स्टेट का उससे बड़ा अधिकारी होता ही नहीं है। चीफ सेक्रेटरी को झाड़ देता है, चीफ सेक्रेटरी को चेंज कर देता है। चीफ सेक्रेटरी जो उनके हटने के बाद चीफ मिनिस्टर के बाद सबसे बड़ा पोस्ट होता है, जो आईएएस अधिकारी होता है, पूरे स्टेट को संभालता है। जब सारा रिजल्ट वगैरह कौन दे रहा है, सब तो यही दे रहा है, चीफ सेक्रेटरी हमारा वेस्ट बंगाल का। उसको भी चेंज कर देता है, उसको अगर लग गया कि नहीं थोड़ा भी अनफेयर हो सकता है, चेंज। फिर जैसे हम लोग का स्टेट में हुआ, डीजीपी था, आते ही डीजीपी को अगला दिन चेंज, डीजीपी चेंज, एसपी चेंज, एसएसपी चेंज, डीआईजी चेंज, सबका सब चेंज। यहां तक कि थाना का जो हमारा हर स्टेशन का जो ओसी था उस भी चेंज। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट डेट अनाउंसमेंट होता है उसी दिन से क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन को फ्री तरीके से, सुनो, फ्री एंड फेयर तरीके से करवाने के लिए, अब उसके पास तो कुछ तो है नहीं मशीनरी ना, बट उस टाइम पे कुछ भी ले सकता है। तो स्टेट में इलेक्शन करवाने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट और एम्प्लॉय पे भरोसा नहीं करता, स्टेट पुलिस पे भी भरोसा नहीं करता है। बोलता ना, स्टेट पुलिस उन्हीं का साथ देगा जिनके साथ थे, हो सकता अनफेयर होने का चांसेस है, तो क्या बुलाते हैं, सेंट्रल पुलिस। एंड यहां से एंट्री होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। यहां से आते हैं हमारे देश में सीआरपीएफ, यहां से आते हैं सीआईएसएफ, यहां से आते हैं एसएसबी, यहां से आते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यहां से आते हैं आईटीबीपी, सारा पैरामिलिट्री फोर्स को पूरा वेस्ट बंगाल में। अच्छा, ये काम किसके आधार पे करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबके सब। तब जाके इलेक्शन होता है स्टेट में, इतना आसान नहीं होता है। और जितना डीएम होता है, डीएम को भी चेंज, डीएम को एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर बना दिया जाता है, उसके अंदर रिटर्निंग ऑफिसर काम करते हैं जो डीएम सेलेक्ट करता है, और उसमें डीएम में डायरेक्ट अपना अकाउंटेबल रहता है और अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले ही वार्न कर देता है, अगर इलेक्शन ठीक से ना हुआ तो देख, हमारा ऊपर तो सवाल उठेगा, हमारे ऊपर तो बस सवाल उठेगा, लेकिन हम तुम लोग का जिंदगी नर्क कर देंगे। पूरा ओपन फ्लेट रहता है,
ओपन, इसलिए ना इतना पूरा भाई साहब इलेक्शन के दौरान बहुत पूरा प्रशासन एकदम क्विक रहता है, क्विक रिस्पॉन्स रहता है, कोई लापरवाही नहीं। एक भी अगर कहीं पे धांधली हुआ या कुछ हुआ तो वहां का प्रशासन फिर फंस जाता है, वहां का डीएम, एसपी, एसआई, सब का सब। इसलिए इलेक्शन के दौरान पे बहुत ज्यादा टाइट होता है एडमिनिस्ट्रेशन, और बड़े अच्छे से इलेक्शन को क्या किया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। अंडरस्टैंड। और अगर इलेक्शन का डेट तो फिक्स होता है, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बता देता है कि 2 चरण में जो इलेक्शन होने वाले हैं, तो एक चरण वाले जहां का कंस्टिट्यूएंसी है वहां के जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, नॉमिनेशन फॉर्म कब चालू होगा और कब सबमिट करना। अच्छा, नॉमिनेशन मान लो 13 तारीख लास्ट डेट था, अब 13 तारीख के बाद गए 6 बजे, नॉमिनेशन लेगा ही नहीं। आईएएस आईपीएस का उस समय पावर देखो, जो एमपी हो चाहे एमएलए, आकर आईएएस आईपीएस को देना पड़ता है अपना नॉमिनेशन पेपर, वो बैठे रहते हैं और आपको देना पड़ता है। दैट्स द पावर ऑफ आईएएस, है ना, वहां पे बैठे रहते हैं। एंड देन उसके बाद वो लोग साइन करते हैं, बोलते हैं, आपका सारा नाम हम पूछते हैं, वहां पे सारा वेरीफाइड करके, और आपको एफिडेविट करवाकर जो है आपको क्या देना पड़ता है, वहां पे सब कुछ देना पड़ता है कि जो भी लिखे सही लिखे, कितना संपत्ति है, कितना पढ़े लिखे हो, क्या है क्या नहीं है, राम कहानी देना पड़ता है। अब बाद में जांच करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मान लो तुम जीत गए बट फ्रॉड बात वहां पे लिखे थे, इतना संपत्ति इतना संपत्ति, अब बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जांच करवाया, पकड़ा गए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तुम बड़े एमपी क्यों ना हो, तुम्हारा वो नॉमिनेशन फाड़ देता है, तुमको सदस्यता से भी रद्द कर दिया जाता है। दैट्स द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत पावर दिया गया, क्यों? बस केवल एक ही काम के लिए, फ्री एंड फेयर तरीके का इलेक्शन करवाना, डेमोक्रेसी को बचा लेना, जनता के आवाज को वोटों में तब्दील करना, और एक फ्रेश, एक अच्छा तरीके से जो है चुनाव करवाना, सरकार बनाना। अंडरस्टैंड? चलो, धन्यवाद।